ओके, देखिए आज नेक्स्ट टॉपिक जो आपका डेडलॉक का आ रहा है वो है डेडलॉक अवॉइडेंस। डेडलॉक अवॉइडेंस में आप मोटा मोटी एक बात ध्यान रखना कि आपको क्या करना है। आपको एक सेफ स्टेट पे लेके जाना है अपना पूरा प्रोसेस और रिसोर्स का जो पूरा कॉम्बिनेशन है उसको सेफ स्टेट पे लेके जाना है। इट मीन्स कि आपको रिसोर्स एलोकेशन कुछ इस तरह से ही करना है स्टार्टिंग से कि आपका सर्कुलर वेट नहीं हो। ठीक है, तो डेडलॉक अवॉइडेंस क्या करता है, इंश्योर करता है कि सर्कुलर वेट नहीं हो। अब सर्कुलर वेट नहीं हो ये वो कैसे करेगा, वो क्या करेगा, जितने भी आपको प्रोसेस हैं उसको कोई रिसोर्स चाहिए तो उसका एलोकेशन का जो पूरा प्रोसीजर है उसको डायनामिकली एग्जामिन करेगा कि किस प्रोसेस के पास कितने रिसोर्स हैं, उसके पास ज़्यादा तो नहीं है, या किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर कोई प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रहा है किसी रिसोर्स के लिए तो उसको मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए। अगर उसको मिलने से सर्कुलर वेट हो रहा है, आपका सर्कुलर में आपका कोई चेन बन रहा है, तो उस टाइम पर उस प्रोसेस को रिसोर्स ना दे, थोड़ी देर बाद दे दें। तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है ये किस लिए होता है, डेडलॉक अवॉइडेंस। कि डेडलॉक हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि डेडलॉक पे हम लोग आ ही ना। ठीक है, डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है कि जो आपके पास पहले से कोई पर्टिकुलर प्रोसेस है P1 एंड P2, ये दोनों प्रोसेस पहले से ही बता देंगे कि हमें पूरा कंप्लीट टास्क होने तक हमें कितने रिसोर्सेज चाहिए। एडवांस में उनको बताना पड़ेगा कि हमें इतने रिसोर्सेज की ज़रूरत है। ठीक है, किसी भी सर्कमस्टांसेस पर कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगी। इसका मतलब आप समझिए कि P1 को चाहिए 4 रिसोर्सेज, इसको चाहिए 5 रिसोर्सेज। इस उन्होंने पहले से बता दिया कि मुझे 4 रिसोर्सेज चाहिए होगा पूरा अपना प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए। P2 ने अपना बता दिया, लेकिन इनके बीच पे कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, सपोज एक और प्रोसेस पे आ जाता है, सपोज P3। ऐसा नहीं है कि P1 के बाद P2 ही एग्जीक्यूट होना है या P2 के बाद P3 ही एग्जीक्यूट होना है। ठीक है, जब जिसका रिसोर्स अवेलेबल होगा वो उसको मिल जाएगा। देयर इज नो सिंक्रोनाइजेशन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। सारे प्रोसेस जो होंगे वो आपस में इंडिपेंडेंट होंगे। अगर सिंक्रोनाइजेशन एग्जिस्ट करता है तो हम ये वाला जो प्रोसीजर है डेडलॉक अवॉइडेंस का वो अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, अप्लाई कब करेंगे, जब तीनों प्रोसेस क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। ऐसा नहीं, डिपेंडेंसी कभी नहीं होगी कि P2 डिपेंडेंट है P1, यानी कि P1 कंप्लीट होगा तभी P2 कंप्लीट होगा। अगर P2 को किसी टाइप पर रिसोर्स अवेलेबल है अमंग ऑल दिस 5 तो वो उसको यूज़ करके अपना एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। उसकी कोई डिपेंडेंसी P1 या P3 पर नहीं होगी। दैट इज़ द सेकेंड रिक्वायरमेंट। थर्ड रिक्वायरमेंट क्या होगा, फिक्स नंबर ऑफ रिसोर्सेज टू अलोकेट। ठीक है, सबके पास एक फिक्स नंबर ऑफ रिसोर्सेज होंगे कि हाँ इतने हमारे पास 10 रिसोर्सेज है, 11 रिसोर्सेज हैं, इतने एलोकेट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर बाद हमारे पास 4 रिसोर्सेज और आ गए, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, शुरू में ही हमारा फिक्स्ड होगा कि यहाँ पर इतने रिसोर्सेज है, आपको इसी से ही आपस में एलोकेशन कर रहे हैं। ठीक है, ए प्रोसेस में एग्जिस्ट टिल इट रिलीजेस द रिसोर्सेज इट इज़ होल्डिंग। इसमें एक और बात आती है कि अगर P1 ने अपना काम पूरा कर लिया, P1 ने 4 रिक्वायरमेंट मांगा हुआ था उसने ले रखा है, ठीक है, जरूरत पड़ेगी, लेकिन जैसे P1 अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लेगा, आपका टर्मिनेट हो जाता है, उसके बाद जितने भी रिसोर्सेज हैं वो उसको क्या कर देगा, रिलीज़ कर देगा, ताकि दूसरा कोई प्रोसेस है उसको बाद में मिल सके। ठीक है, तो ये थी आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट कि डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है। देखिए, अब डेडलॉक अवॉइडेंस में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, मेन एक सेफ सीक्वेंस बनाने जा रहे हैं। ठीक है, इस थ्योरेटिकल है लेकिन इस थ्योरेटिकल को आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। ये थ्योरी में भी आएगा, अभी अच्छे समझ लीजिए वरना एक लाइन बैठकर याद करना। ओके, तो सेफ सीक्वेंस बनाते हैं। अगर किसी प्रोग्राम में या प्रोग्राम आपका प्रोसेस है, रिसोर्सेज है, उसमें आपको एक सेफ सीक्वेंस आप बनाने में कामयाब होते हैं, बना सकते हैं, तो इसका मतलब आप डेडलॉक अवॉइडेंस कर सकते हैं, डेडलॉक नहीं होगा। लेकिन अगर आप सेफ स्टेट पे नहीं बना सकते, सेफ सीक्वेंस नहीं बना सकते, तो आप क्या कहते हैं कि अनसेफ स्टेट पर आ गए। अब यहाँ पर डेडलॉक हो भी सकता है और नहीं भी, डेडलॉक होने के पूरे पूरे चांसेस हैं इफ़ यू आर इन अनसेफ स्टेट। ठीक है, अब सेफ सीक्वेंस बनाते कैसे हैं ये देखिए। ये अलग अलग पॉइंट नहीं है, कंटिन्यूशन में ही है। मतलब अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा नहीं होता है देन चूज दिस। ठीक है, अगर आपके पास कोई प्रोसेस है P1 P2 से लेकर P1, ठीक है, और उसमें आपको सेफ सीक्वेंस, कब सेफ सीक्वेंस होगा, देखिए मैं पूरा डिटेल बताने के पहले एक चीज़ बताती हूँ। देखिए इसमें दो चीज़ यूज की हैं, एक है PI। ठीक है, इफ़ अ for each resource pi, the resource that pi can still request
कैन बी सेटिस्फाइड बाय द करंटली अवेलेबल रिसोर्सेज प्लस द रिसोर्सेज होल्ड बाय ऑल द पीजे एंड जे इज लेस देन आई। इस बात को समझिए। जे देखो आपका चाहे बुक में होता है या फिर मैंने आपको पैराग्राफ लिख कर दिया है, इसको समझते कैसे हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है जे इज़ लेस देन आई और आपका सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस क्या है P1 P2 Pn। इसका मतलब कुछ इस तरह से आ रहा होगा, पहले Pj आएगा फिर आपका Pi आएगा, यानी कि ये नंबर 1 होगा, ये नंबर 2 होगा, ये पहले आया होगा, ये बाद में आया होगा, तभी तो लेस देन आपका Pi है। ठीक है, इसको आपने बनाया। ये कहता है कि Pi कोई रिक्वेस्ट कर रहा है किसी रिसोर्स के लिए। ठीक है, आप Pi ने बोला कि मुझे चाहिए 4 रिसोर्सेस चाहिए, ये थे आपके फर्स्ट लाइन। ठीक है, इज अ सेफ सीक्वेंस इफ Pi द रिसोर्स एंड Pi कैन स्टिल रिक्वेस्ट। Pi कितने रिसोर्सेज को रिक्वेस्ट कर सकता है, ये 4 रिसोर्सेज के लिए कब रिक्वेस्ट कर सकता है, अगर आपके पास टोटल रिसोर्स कितने अवेलेबल हैं। सपोज टोटल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आपके पास 3। ठीक है, और पीजे के पास अभी कितने हैं 2। पीजे के पास कितने हैं 2 हैं। टोटल रिसोर्स कितने अवेलेबल हैं 3 हैं। ठीक है, और इसको चाहिए 4। अगर इसकी जो रिक्वेस्ट है वो किससे कम होती है, कितने हमारे पास अवेलेबल हैं और कितने पीजे के पास ऑलरेडी हैं, कितने 3 और 2 5, यानी कि इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो टोटल रिसोर्स प्लस द रिसोर्स हेल्ड बाय द पीजे इससे कम है, तभी आप एक एज बना सकते हैं कि हाँ वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि हाँ मुझे रिसोर्स चाहिए, और उसको मिल भी सकते हैं। कब मिल सकते हैं, अगर वो रिक्वेस्ट जो कर रहा है वो किससे कम है, जितना टोटल रिसोर्स अभी आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, जितना आपके पास अवेलेबल है प्लस कितना पीजे के पास है, तो 3 + 2 कितना हो गया 5 हो गया। हाँ, इसकी जो रिक्वायरमेंट है, इसकी रिक्वायरमेंट है इससे कम है, तभी इसकी रिक्वायरमेंट आगे जाके फुलफिल होगी। अगर ऐसा नहीं होता है इसका मतलब कि इसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेकर चलते हैं। Pi ने रिक्वेस्ट करी है 2 रिसोर्सेज की। ठीक है, आपके पास अवेलेबल कितना है 0 अवेलेबल है, और पीजे के पास अवेलेबल है 1। 0 + 1, यानी कि इसकी जो रिक्वायरमेंट है किसी भी तरीके से पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि अवेलेबल भी नहीं है और पीजे के पास भी केवल 1 है। तो इस केस में आप उसको जो रिसोर्स है अवेलेबल नहीं करा सकते, सेफ सीक्वेंस नहीं बन पाएगा अगर आपने इसको अवेलेबल करा दिया। तो यहाँ पर आप अवॉइड करेंगे कि हाँ मुझे इसको अवेलेबल नहीं कराना है, क्योंकि सेफ सीक्वेंस बन ही नहीं रहा, तो उसको रिसोर्सेज कभी भी नहीं मिल सकते इस केस में। ठीक है, सेकंड केस कहता है कि ठीक है इसको 4 रिसोर्सेज चाहिए थे, लेकिन अवेलेबल अभी कितने थे 3 थे, अभी तो पूरा नहीं हो रहा था इसको रिक्वेस्ट। अब इसमें क्या कहता है, अगर पीजे को मिलाकर इसका रिक्वेस्ट पूरा हो रहा था, तो पीजे जब अपना काम पूरा कर लेगा तो ये अपने सारे रिसोर्सेज को क्या कर देगा, रिलीज़ कर देगा। यानी कि 2 रिसोर्सेज के पास है, उसको क्या करेगा, वो रिलीज़ करेगा। जैसे ही वो रिलीज़ करेगा यहाँ पर 2 ऐड हो जाएगा, 5 अवेलेबल हो जाएगा, 5 में से 4 इसको मिल जाएगा, एक स्टिल फिर भी लेफ्ट आउट रहेगा। ठीक है, अगर आप ऐसा कोई सीक्वेंस बना पाते हैं, ठीक है, अगर आपके पास जितना भी आपके पास प्रोसेस है, जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं, इस तरह से अगर आप अपना सीक्वेंस बना सकते हैं तो वो क्या होगा, आपका सेफ स्टेट होगा। ठीक है, अगर ये सीक्वेंस नहीं बना सकते तो ये क्या होगा, आपका अनसेफ स्टेट होगा। देखिए बेटा, आप लोग सभी अभी इसको थियोरेटिकल समझिए, एक पूरा फुल फ्लैश पिक्चर अभी आपके दिमाग में हो सकता है कि नहीं आए, लेकिन अभी इतना ही समझिए कि 2 प्रोसेस हैं, पीजे और पीआई। पीजे पहले आया था, पीआई बाद में आया था। ठीक है, पीआई कोई रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करता है, वो उसको तभी सेटिस्फाइड हो सकती है अगर वो उसकी जो रिक्वायरमेंट है किससे कम है, जितने टोटल आपके पास अवेलेबल हैं फिलहाल, प्लस उससे पहले वाले प्रोसेस के पास कितने होल्ड करा हुआ है उसको। अगर उससे कम रिक्वायरमेंट है तभी सेफ सीक्वेंस बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। तो अब देखिए कि 2 चीज़ें होती हैं, एक सेफ सीक्वेंस आपने बना लिया, ठीक है, एक स्टेट आएगी कि आप सेफ सीक्वेंस नहीं बना पा रहे, तो उसको क्या बोलते हैं, अनसेफ स्टेट। अनसेफ स्टेट में आपके क्या चांसेस हैं, डेडलॉक होने के चांसेस इसी में। अगर आप सेफ सीक्वेंस बना पा रहे हैं तो इस केस में डेडलॉक नहीं होगा। देखिए, सेफ स्टेट जो है वो 2 तरीके से बन सकती है, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से और बैंकर से। अगर आपके पास सभी रिसोर्सेज का सिर्फ एक इंस्टेंस है, मैंने आपको बताया था
कि रिसोर्सेज को एक रेक्टेंगल बॉक्स से शो करते हैं। अगर यहाँ पर एक ही डॉट है इसका मतलब क्या है कि इसका एक ही इंस्टांस है, मतलब प्रिंटर की एक ही कॉपी अवेलेबल है। अगर यहाँ पे 2 डॉट बनाते हैं इसका मतलब एक प्रिंटर 2 प्रोसेस को अवेलेबल हो सकता है, उसके 2 कॉपीज़ अवेलेबल हैं, तो उसको बोलते हैं इंस्टांस। अगर किसी भी रिसोर्स का एक ही इंस्टांस है तो आप क्या यूज़ करेंगे, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। और अगर आपके पास किसी भी रिसोर्स के मल्टीपल इंस्टांस है उसको तब क्या यूज़ करेंगे, पेंकर एल्गोरिथम यूज़ करेंगे। ठीक है, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ जब डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए यूज़ करेंगे, डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए यूज़ करेंगे तो एक नई एज हम लोग ऐड करते हैं इसमें, जिसको बोलते हैं क्लेम एज। देखिए, आपको मैंने बताया था कि अगर PI, अगर आप ये लिखते हैं इसको बोलते हैं रिक्वेस्ट एज। अगर आपके पास ये होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं असाइनमेंट एज, कि इसको मिल चुका है। ठीक है, और क्लेम एज को हम हमेशा डॉटेड लाइन से शो करते हैं, इसको बोलते हैं क्लेम एज। ये कहती है कि इट मे रिक्वायर द रिसोर्सेज RJ। ठीक है, इट मे रिक्वायर, उसने बोला है शुरू में कि हाँ उसको रिक्वायरमेंट इस चीज़ की हो सकती है आगे जाकर, तो उसको बोला अभी मिला नहीं है लेकिन, और उसको भी रिक्वेस्ट फिलहाल नहीं है, लेकिन हाँ हो सकता है कि आगे फ्यूचर में उसको ये वाला पर्टिकुलर रिसोर्स चाहिए हो, तो आप इसको डॉटेड लाइन से शो करेंगे और हमेशा इसकी प्रायोरिटी पहले होगी। ठीक है, अगर ये क्लेम एज आपके पास है तो अगर कोई नया प्रोसेस आता है सपोज PK और वो भी कहता है मुझे RJ चाहिए, तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको मिलेगी, PI को मिलेगी, क्योंकि इसने पहले से एक क्लेम एज बना रखी है। अब इसको अच्छे से और समझिए, सपोज आपके पास है P1, ठीक है, P1 ने R1 को रिक्वेस्ट की हुई है और साथ में उसने एक क्लेम एज बनाई हुई है कि मुझे क्या चाहिए, R2 भी चाहिए। R2 किसके पास है फिलहाल, P2 के पास है, और P2 ने एक क्लेम एज बनाई हुई है R1 के लिए। तो आपको हमेशा जो अब रिसोर्स के एलोकेशन है इस तरह से करना है कि कोई भी आपका एक साइकिल ना बन जाए। सपोज यहाँ पर आप इसको एच दे देते हैं और इसको भी आप डार्क लाइन कर देते हैं, तो क्या होगा, डेडलॉक बन गया। तो अभी आपको डॉटेड लाइन को डार्क लाइन कब करनी है कि जब रिसोर्स हाँ उसको अवेलेबल हो गया है पूरा और आप उसको दे सकते हैं, तो उसको डार्क लाइन तभी करिएगा जब कोई साइकिल नहीं बन रही है। अगर कोई साइकिल बन रही है तो लेट इट बी द क्लेम एज ओनली। ठीक है, तो आप इसको एक रिक्वेस्ट एज पे नहीं बनाएंगे, क्योंकि जैसे आप रिक्वेस्ट एज पे बनाएंगे और साइकिल आपकी बन गई तो क्या होगा, आपका डेडलॉक ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि सर्कुलर वेट आ गया है। ठीक है, तो आपको इसको सर्कुलर वेट होने से रोकना है। आपको क्लेम एज को रिक्वेस्ट एज में तभी कन्वर्ट करना है जब क्या होगा, आपका सर्कुलर वेट नहीं हो रहा हो। और नेक्स्ट आता है आपका पेंकर एल्गोरिथम। पेंकर एल्गोरिथम अभी आप थोड़ा समझिए, नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डिटेल आएगा। सबसे पहली बात है कब यूज़ करना है, जब आपके पास एक ही रिसोर्स, पर्टिकुलर रिसोर्स के मल्टीपल इंस्टेंस हो। ठीक है, इसमें आप क्या क्या यूज़ करने वाले हैं, डाटा स्ट्रक्चर अवेलेबल, मैक्स, एलोकेशन एंड नीड। अवेलेबल मतलब कितने रिसोर्स आपके पास अवेलेबल हैं, आपके पास जितने प्रोसेस है उसको उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। मैक्सिमम आप कितना एलोकेट कर सकते हैं प्रोसेस के लिए, कितना उस प्रोसेस के पास एलोकेट हो चुका है और कितना उसको आगे चाहिए। तो नीड कैसे निकालते हैं, जितना आपके पास मैक्सिमम है और उसमें से कितना उसको एलोकेट हो चुका है। ठीक है, इसका डिफरेंस क्या होगा, कितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। इसमें स्टार लगा रही हूँ कि इसकी पूरी डिटेल अभी नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताती हूँ मैं। ठीक है, अभी आप इतना ही समझिए, अच्छे से समझिए। कल हमें जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इसका पेंकर एल्गोरिथम डिटेल में हम लोग समझेंगे। थैंक यू।